This video is all about NMR, nuclear magnetic resonance. The nuclear magnetic resonance is a spectroscopic technique that detects the energy absorbed due to changes in nuclear spin state. So today I have with me Parul, who will be discussing some important aspects related to NMR. Over to you. Today I'll discuss the nuclear magnetic resonance spectroscopy. The main aim of this experiment is to find the nuclear G factor using NMR. तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? जैसे हम इसको तोड़ के अगर देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द मैटर. रेजोनेंस मीन्स जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं देयर इज अ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड. न्यूक्लियर मैग्नेटिक मीन्स जब एक न्यूक्लियस है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की. राबी 1942 में उन्होंने डिस्कवर करा था वाटर सैंपल के ऊपर रेजोनेंस आती है. 1946 में ब्लॉक एंड पुर्सेल को नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर डिस्कवरिंग द रेजोनेंस ऑन बल्क सैंपल. ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक वो टेक्निक है विच डिटेक्ट्स द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ न्यूक्लियर स्पिन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो न्यूक्लियस होगा जब वो एनएमआर एक्टिव होगा तब वो न्यूक्लियर रेजोनेंस शो करता है. अब कंडीशंस हैं न्यूक्लियर कब एक्टिव, एनएमआर एक्टिव कब होगा, उसका जब न्यूक्लियर स्पिन जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. न्यूक्लियर स्पिन जैसे एक हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको हम आई से डेजिग्नेट करते हैं. जिसमें एग्जांपल देती हूँ कि प्रोटॉन है, H1 हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. ठीक है, वो एक एनएमआर एक्टिव है क्योंकि उसके अंदर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं. एनएमआर एक्टिव के लिए 3 कंडीशंस होती हैं अगर कोई न्यूक्लियस एनएमआर एक्टिव हो. ठीक है, 3 कंडीशन में सबसे पहला ये है कि या तो उसका एटॉमिक नंबर या तो एटॉमिक मास वो ओड होना चाहिए या फिर दोनों ओड हो. अगर वो दोनों इवन होंगे तो उसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है. इसका मतलब है उसका जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है. जो अगर उसका मान लो एटॉमिक मास जो है अगर वो ओड है और न्यूक्लियर एटॉमिक मास ओड है और एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका जो स्पिन होगा वो हाफ इंटीग्रल होगा 1/2, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन. अगर उसका एटॉमिक मास है वो इवन है और एटॉमिक नंबर ओड है तो उसका जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू होगी आई की वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है 1, 2, 3 एक्सेट्रा. ठीक है, अब एग्जांपल जैसे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस जो है जिसका स्पिन जो है वो ज़ीरो नहीं है वो है जैसे प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. ठीक है, कार्बन 13 है, फ्लोरीन 19 है क्योंकि इसके अंदर ओड नंबर, उसका एटॉमिक मास ओड है. कार्बन 13 का एटॉमिक मास ओड है, प्रोटॉन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 15. अब जैसे न्यूक्लियर स्पिन जिनका ज़ीरो होगा अगर उनमें एटॉमिक मास उसका जैसे इवन है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, हीलियम 4 है, तो ये इनकी आई की वैल्यू न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है. इट मीन्स इट इज़ नॉट एनएमआर एक्टिव नहीं है ये सैंपल, तो ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा जब हम उसको मैग्नेट में रखेंगे. ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है उसके थ्रू जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसकी हेल्प से हम एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं. अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम निकालते हैं इस इक्वेशन से 2n+1 स्टेट्स. मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, जो एक न्यूक्लियर स्पिन है उसकी क्या ओरिएंटेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है. अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करती हूँ तो इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट होती है वो 2 तरीके से होती है. जब वो मतलब उसकी स्पिन स्टेट्स वो ओरिएंटेशन उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो +1/2 और -1/2 होती है. या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, स्पिन करता है. ठीक है, अब हम प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट चलते हैं कैसे एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो रेजोनेंस कैसे शो करता है. जब एक न्यूक्लियस जो है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है. अब जैसे प्रोटॉन है, ठीक है, उसके अंदर एक कुछ न्यूक्लियस होता है जिनका एक स्पिन और एक एंगुलर मोमेंटम होता है. अब कोई चार्ज, क्योंकि इसके अंदर प्लस प्रोटॉन के अंदर एक प्रोटॉन है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज स्पिन करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो उसका जो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का. अब जब वो स्पिन करेगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो जब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी ओरिएंटेशन होगी, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो रैंडम होगा. ठीक है,
लेकिन मतलब वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में होगा, ऐसे नहीं होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल अप्लाई करी है उसके पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी। जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है। तो जो मैग्नेटिक स्पिन स्टेट्स हैं उनको हम डेजिग्नेट करते हैं एज अल्फा स्टेट और बीटा स्पिन स्टेट। जो अल्फा स्पिन स्टेट होती है वो लो एनर्जी स्पिन स्टेट होती है और जो बीटा होती है वो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट होती है। अल्फा वाले में जो हमारा न्यूक्लियस है या जो मेरा प्रोटॉन है वो रोटेट करेगा, ये स्पिन करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जो बीटा स्पिन स्टेट है उसकी आई न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू -1/2 एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है वो। अब यहाँ पे जो अल्फा वाला है ना, मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे इस डायरेक्शन में अप्लाई की है, तो जो अल्फा स्पिन स्टेट है इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, वो उस न्यूक्लियस को, उस प्रोटॉन को उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। यहाँ पे वो उसकी एंटी पैरेलल अलाइन कर रहा है, ठीक है, हाई एनर्जी स्पिन स्टेट। अब जब हम इसका मेन प्रिंसिपल यहाँ पे आता है कि जब हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एक न्यूक्लियस को और वो स्पिन कर रहा है, उसकी भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी भी हम इसमें अप्लाई करेंगे और वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्पिन फ्लिप कर जाता है, तो उसको हम रेजोनेंस कह देते हैं, जब वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी हम आगे प्रोसीजर देखेंगे वो कैसे आगे जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक स्पिन लिया है, ये हमारे पास एक एटॉमिक प्रोटॉन जिसमें मैं देख रही हूँ, यहाँ पे वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जब मैंने उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी दी, अब वो रेजोनेंस कब आएगी? अब एक न्यूक्लियस जब प्रिसेस करता है ना, स्पिन कर रहा है, ठीक है, उसकी एक प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी है जिसको हम लैमा फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। जब वो प्रिसेस करेगा तो वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो लैमा फ्रिक्वेंसी वाली जो फ्रिक्वेंसी वो है। अब उस लैमा फ्रिक्वेंसी के बराबर की अगर मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी दूंगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में स्पिन फ्लिप कर जाएगा। अगर वो क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, वो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हम दे रहे हैं उसके वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, ठीक है, जब इसको मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी दी, अब वो इसकी प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी, ये मिलकर प्रिसेशनल फ्रिक्वेंसी, इसकी प्रिसाइज करने की, स्पिन करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो 60 मेगाहर्ट्ज़ है एक प्रोटॉन की हाइड्रोजन न्यूक्लियस की। जब मैंने रेडियो फ्रिक्वेंसी इतनी ही फ्रिक्वेंसी की दी तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और इसने अपनी एब्जॉर्प्शन करके स्पिन फ्लिप कर दिया और फिर ये बीटा स्पिन स्टेट में चला गया। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। जब उसने उसी रेडियो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बीटा स्पिन स्टेट में चला गया, स्पिन फ्लिप हो गया, ठीक है, वो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट में चला गया। जब वो हाई एनर्जी स्पिन स्टेट से आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो रिलैक्स करेगा, ठीक है, हर एक चीज़ को इक्विलिब्रियम चाहिए होता है, जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो वो एनर्जी एमिट करता है। वो एनर्जी को हम डिटेक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर्स और रिसीवर कॉइल्स हमारे पास होते हैं। अब जैसे न्यूक्लियस है वो एक बार मैग्नेट की तरह, प्रोटॉन जो है वो एक बार मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो प्रिसेस करेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जब हम एक बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो वो प्रिसेस करता है अपनी एक्सिस पे। तो जब वो प्रिसेस करेगा उसकी एक प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी होगी जो मैंने बताया, लामर फ्रिक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है जायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बाहर से ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा लामर फ्रिक्वेंसी, उससे ज़्यादा प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी होगी, वो स्पिन उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ करेगा। तो इसकी एक डेफिनेशन है कि जब एक टाइनी बार मैग्नेट प्रिसेस करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो जो लामर फ्रिक्वेंसी हमारे पास आई, एक तो वो फ्रिक्वेंसी जो हमने इसकी लामर फ्रिक्वेंसी, प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी, वो जब मैच करेगी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्सेज हमारे पास हैं जो एलसी ऑसिलेशन से हम रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है वो इंड्यूस करवाते हैं, तो जब ये इनके साथ इंटरेक्ट करेगी, जो न्यूक्लियस है वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये वाली एनर्जी जो उसने दी रेडियो फ्रिक्वेंसी से, और वो स्पिन फ्लिप कोज करेगा और वो बीटा स्पिन स्टेट में चला गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जायरोमैग्नेटिक रेशो। इसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं इट इज़ अ रेशो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ओरिएंटेशन एक मैग्नेट की इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वही ओरिएंटेशन स्पिन स्टेट जो मैंने बताया +1/2 -1/2 की ओरिएंटेशन कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड में, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब रोटेशनल मोशन एक न्यूक्लियस का, ठीक है, जब कोई भी एटम जो है वो मोशन में होता है तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, उसको बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशो। मेन एम है हमने न्यूक्लियर जी फैक्टर से हमने फाइंड आउट करना है किसी भी सैंपल का न्यूक्लियर जी फैक्टर। जो न्यूक्लियर जी फैक्टर होता है वो कांस्टेंट होता है हर एटॉमिक न्यूक्लियस के लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग एटॉमिक न्यूक्लियस अलग अलग मास है, चार्ज है, उनकी रेशो जो होगी मैग्नेटिक मोमेंट की और एंगुलर मोमेंटम की वो सबकी डिफरेंट होती है, तो सबका जी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। जी वैल्यू की इक्वेशन हम यहाँ पे निकालते हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमने फाइनली जब हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी हमें पता लग जाएगी कि हमारी कितनी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आई, उससे मैं जी वैल्यू निकाल सकती हूँ। H इंटू न्यू डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और बोहर न्यूक्लियर मैग्नेटोन, ठीक है। जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड।
जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है न्यू, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है जो हमने डिटेक्ट करी, किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर रेजोनेंस आई, किस फ्रिक्वेंसी को उसने एब्जॉर्ब करा और वो रेजोनेंस में आ गया, बीटा स्पिन स्टेट में चला गया, स्पिन फ्लिप हो गया। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है, इंस्ट्रूमेंट जो हमने परफॉर्म करा था 0.5 टेस्ला की थी। एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगी जब मैंने 1.4 टेस्ला लिया और ये न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, इट इज़ 5.05 × 10⁻27 जूल पर टेस्ला। ठीक है, अब जी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में क्या होता है कि हम एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पता कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उससे हम NMR पता करते हैं। जी फैक्टर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है केमिकल शिफ्ट। अब हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से वो तो बार मिनट बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, अब हम वो केमिकल शिफ्ट में देखते हैं। ठीक है, केमिकल शिफ्ट में क्या होता है कि शील्डिंग और डीशील्डिंग का इफेक्ट आता है। अगर हमारे पास बाहर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है एक न्यूक्लियस के अराउंड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैं अप्लाई करी वो न्यूक्लियस के ऊपर कम लगेगी, तो वो क्या हो गया, शील्ड हो गया न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस मेरा शील्ड हो गया। अब ऐसा थोड़ी टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि जब एक न्यूक्लियस शील्ड हो जाता है तो उसका NMR स्पेक्ट्रम जो है वो अप फील्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। केमिकल शिफ्ट को हम, उसके जो यूनिट्स हैं होते हैं ppm से। केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस न्यू रेफरेंस, वो है, ठीक है, ये रेफरेंस, ये केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू माइनस न्यू रेफरेंस डिवाइड बाई न्यू, ये फ्रिक्वेंसी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इंटू 10⁻⁶, मतलब पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे ये रेफरेंस क्या है, जब भी हम NMR यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास एक जो सैंपल होता है ना, उसको हम डिज़ोल्व करते हैं एक रेफरेंस में, उसको बोलते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ठीक है, जो हम TMS में उसको डिज़ोल्व इसलिए करते हैं क्योंकि उसके जो भी सारे प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स होते हैं, वो सारे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं और उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है ना वो 0 ppm होती है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस, हम जो हमारे पास मेरा सैंपल है जिसको मैंने ऑब्जर्व करना है, उसके प्रोटॉन की जो फ्रिक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, मैं विद रिस्पेक्ट टू उसको देख सकती हूँ कि अगर उसका जो वो है स्पेक्ट्रा TMS का, अगर वो 0 पे है तो अप फील्ड मैं बता रही थी, उसका स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व न्यूक्लियस है उसका इस रिस्पेक्ट में कैसे आ रहा है। ठीक है, ये केमिकल शिफ्ट को हम प्लॉट करते हैं। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट मैंने यहाँ लिखी है, TMS पे 0 ppm के ऊपर इसकी पीक आई, जो टेट्रामिथाइल सिलेन जो मैंने रेफरेंस फ्रिक्वेंसी यूज़ करी है। यहाँ पे मेरी पीक आई अप फील्ड स्पेक्ट्रम की, जो मैंने बताया कि जब मेरा न्यूक्लियस शील्ड हो जाता है तो NMR स्पेक्ट्रम अप फील्ड शिफ्ट हो जाता है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है। जब मैं डाउन फील्ड की बात करूँगी तो यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, और यहाँ पे डाउन फील्ड पीक्स तब आती है जब मेरे पास न्यूक्लियस जो है वो मेरा डीशील्डेड है। डीशील्ड का मतलब है कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल शिफ्ट को डिफाइन करते हैं जिससे वो अफेक्ट होता है। फैक्टर्स हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, स्टीरिक हिंड्रेंस इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन 13 की हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं इसके साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्लोराइड 3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोराइड, ठीक है, 3.5 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पीरियोडिक टेबल में। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसका मतलब है कि ये जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा प्रोटॉन से, ठीक है, तो मतलब प्रोटॉन को उसने डीशील्ड कर दिया। अब उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आए तो प्रोटॉन डीशील्ड हो गया। मैंने बताया था केमिकल शिफ्ट में अगर प्रोटॉन डीशील्ड हो जाता है तो NMR स्पेक्ट्रम डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब स्पेक्ट्रम डाउन फील्ड हो गया, इसने प्रोटॉन न्यूक्लियस जो था उसको डीशील्ड कर दिया। जिस जैसे मैं आगे जाऊँगी मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कम हो रहे हैं, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मेरी जो है कम हो रही है। जैसे यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब मेरा जो प्रोटॉन के ऊपर जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर शील्डिंग का इफेक्ट है, तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू मेरी कम है, तो स्पेक्ट्रम मेरा अप फील्ड चला जाता है। ये एग्जांपल्स थी, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम हो गया, ये हो गया। उसके बाद स्टीरिक इफेक्ट है, वही स्टीरिक हिंड्रेंस कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो अप फील्ड जा रहा है कि डाउन फील्ड जा रहा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आता है, जैसे हमारे पास -I ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, +I इफेक्ट हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जैसे हैलोजन हो गया, OH नेगेटिव, CO कार्बोक्सिल ग्रुप्स हो गए, अगर वो अटैच होंगे तो मेरी केमिकल शिफ्ट, मतलब जो मेरा न्यूक्लियस है ना वो डीशील्ड हो जाएगा। अगर -I इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है मेरे न्यूक्लियस में, उसकी वजह से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब डीशील्ड होगा और स्पेक्ट्रम मेरा डाउन फील्ड में चला जाएगा, मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है। अगर +I इफेक्ट वाले ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो मेरे पास जो मेरा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो अप फील्ड चली जाएगी और वो वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद वही हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना ज़्यादा लेंथ होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की उतना प्रोटॉन जो है वो डी शील्ड होगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट कम है। सेम कंसेप्ट आएगा। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास sp3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं ना, sp3 sp2 sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगा है, sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो जब sp की जब मैं बात करती हूँ तो उसमें बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो s करेक्टर मैक्सिमम है 50% है। इसका मतलब है कि सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे नेबरिंग एटम के पास है। मेरा प्रोटॉन फिर डी शील्ड हो गया, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मेरी बढ़ गई, स्पेक्ट्रम मेरा डाउन फील्ड चला गया। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये हो गया। अभी उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग की। स्पिन स्पिन कपलिंग का मतलब होता है कि नेबरिंग, अब हमारे पास एक जो न्यूक्लियस है जब वो उसके अंदर प्रोटॉन जब वो स्पिन कर रहा है प्रिसिजन फ्रिक्वेंसी से, तो वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में तो नहीं है, और भी न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, एक सिंगल न्यूक्लियस तो हम बात नहीं कर रहे, और भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जो मेरे नेबरिंग न्यूक्लियस का है। तो स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या होता है कि जब इंटरेक्शन होती है एक नेबरिंग न्यूक्लियाई की, जब वो स्पिन कर रहा है एक ऑब्जर्व न्यूक्लियस के ऊपर, तो उसका जो एनएमआर स्पेक्ट्रम की जो पीक है वो स्प्लिट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम एनएमआर स्प्लिटिंग, और मल्टीप्लाइट ऑफ पीक्स आ जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाइट ऑफ पीक्स, अब वो जो पीक्स स्प्लिट करती हैं तो उसमें एक डिस्टेंस होता है एडजेसेंट पीक्स के बीच में। अगर एक पीक ऐसे है तो जब वो स्प्लिट होगी नेबरिंग न्यूक्लियाई के इफेक्ट में तो उसकी पीक ऐसे बन जाएगी। तो इसके बीच का ऐसे करके जो पीक्स होती हैं जब वो स्प्लिट होती हैं तो उनके बीच का जो एक डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम जे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जे कपलिंग, जे कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है बिटवीन द मल्टीप्लाइट ऑफ पीक्स, जो एडजेसेंट मल्टीप्लेट हुई है पीक से उनके बीच का डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे जो स्पिन स्पिन कपलिंग है इसके भी टाइप्स हैं। अब उसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है जब वो स्पिन कर रहा है तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो इसकी टाइप्स होती हैं वो जैसे जेमिनल कपलिंग होती है, विसिनल कपलिंग, जे कपलिंग होती है। विसिनल कपलिंग में क्या होता है कि प्रोटॉन्स अगर 3 बॉन्ड के साथ सेपरेटेड हैं तो उसको हम विसिनल कपलिंग बोलेंगे, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल 3 प्रोटॉन के उसका इफेक्ट आएगा। जब मैं जर्मिनल कपलिंग की बात कर रही हूँ तो इसमें क्या होता है 2 बॉन्ड्स के साथ सेपरेटेड है मेरा प्रोटॉन। ठीक है, जैसे CH2 हो गया। लॉन्ग रेंज कपलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन्स मोर देन 3 बॉन्ड्स के साथ सेपरेटेड हैं तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। ठीक है, लेस कॉमन होती है लॉन्ग रेंज वाली। कपलिंग टू नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियस जो है वो किसके साथ कपल है, मतलब उसका जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसके अंदर नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग न्यूक्लियाई है तो स्प्लिटिंग पैटर्न और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमने मल्टीप्लेट ऑफ पीक्स की, स्प्लिटिंग करी पीक्स की, अब उसकी इंटेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक पास्कल ट्रायंगल आता है। जब मैं एनएमआर की स्प्लिटिंग करती हूँ तो उससे हमारे पास एक पास्कल ट्रायंगल से हम उसकी इंटेंसिटी पता करते हैं कि कैसे एनएमआर जो है वो उसकी पीक्स कैसे स्प्लिट हो रही है और उसकी क्या इंटेंसिटी रेशो है। पास्कल ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं उनको हम 1 1 ले लेते हैं और फिर जो सेंटर वाला है इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे आता है 1 1 3 3। ठीक है, ऐसे करके मैंने पास्कल ट्रायंगल बनाया। जब मैं फर्स्ट ट्रायंगल इसकी बात कर रही हूँ हेक्सागोनल की, तो यहाँ पे पीक मैंने लिखा सिंगलेट। ठीक है, यहाँ पे डबलेट है, 3 पीक्स हैं, ट्रिपलेट है। अब यहाँ पे जो 1 3 3 1 है ना, ये उसकी इंटेंसिटी रेशो है कि वो कैसे किस इंटेंसिटी रेशो में पीक्स जो है वो मेरी स्प्लिट हो रही है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे प्रोपेनॉल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 4 तरीके के प्रोटॉन्स है। एक हाइड्रोक्सिल के पास है, CH2 के पास है, CH2 के पास है, CH3 के पास है। अब जो हाइड्रोक्सिल है OH, जब हम बात करेंगे पास्कल ट्रायंगल की तो वो पास्कल ट्रायंगल फॉलो नहीं करता है, तो हमेशा इसकी पीक, क्योंकि ना ही ये इसको अफेक्ट करेगा स्प्लिटिंग, ना ही ये इसकी करेगा, ना ही खुद स्प्लिट होता है, तो इसका हमेशा पीक जो होती है वो सिंगलेट रहती है। ठीक है, जब मैं बात करूँगी इस वाले की B प्रोटॉन की जो है CH2, अब यहाँ पे एक रूल लगता है N+1, स्प्लिटिंग होगी N+1 रेशो से। N है जो मेरा नेबरिंग वाला न्यूक्लियाई है उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब इसको ये तो अफेक्ट करेगा नहीं, ये वाला अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं 2, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 + 1, तो मेरी पीक आ गई ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट वाली पीक में पास्कल ट्रायंगल में देखूंगी कि किस इंटेंसिटी रेशो की है, 1:2:1। मतलब अगर मेरी पीक ये दोनों सेम रेशो की है और ये ज़्यादा रेशो की है तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट CH2, अब इसको ये भी इफेक्ट कर रहा है, ये भी इफेक्ट कर रहा है। जो B वाला कार्बन इफेक्ट कर रहा है उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 3 है, 5 हो गए, 5 + 1 6। सेक्टेट में उसकी पीक स्प्लिट हो गई। अब यहाँ पे उसकी रेशो कितनी आएगी, 1:5:10 10 5:1। इस इंटेंसिटी रेशो में जो मेरी पीक्स हैं वो स्प्लिट हुई हैं। जब मैं बात करूँगी इसकी CH3 की, तो इसको सिर्फ यही अफेक्ट कर रहा है, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 + 1 3 हो गया, ट्रिपलेट पीक आ गई। रेशो कितनी आ गई ट्रिपलेट की, 1:2:1। ऐसे हम इंटेंसिटी रेशो निकालते हैं। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल से जब हमारे पास स्प्लिटिंग होती है NMR में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलैक्सेशन टाइम। अब इक्विलिब्रियम में तो आना है, अब वो बीटा स्पिन स्टेट में तो चला गया, अब उसने रिलैक्स भी करना है।
तो जब वो मैंने बताया जब वो नीचे आएगा तभी एनर्जी निकालेगा, तो वही एनर्जी को हम डिटेक्ट करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी की। अब जब वो रिलैक्स करे तो उसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, T1 और T2। जो T1 होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन टाइम, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी बोल देते हैं। जो T2 होता है उसको हम बोलते हैं स्पिन रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन बोलते हैं। जब मैं स्पिन लॉन्गिट्यूडनल मतलब स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन की बात कर रही हूँ, अब एक न्यूक्लियर जब स्पिन कर रहा है उससे एक मैग्नेटिक फील्ड है, जब उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स भी तो है वो भी स्पिन कर रहे हैं, न्यूक्लियर जो स्पिन कर रहा है आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में तो नहीं है, तो जब वो नेबरिंग वाले भी स्पिन करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड परटर्ब कर देंगे वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो रिलैक्स कैसे होगा। अब एक न्यूक्लियस जिसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ वो किसी लामर फ्रिक्वेंसी से प्रिसेस कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रिसेजनल फ्रिक्वेंसी लामर फ्रिक्वेंसी है। जब उसकी लामर फ्रिक्वेंसी नेबरिंग वाले न्यूक्लियाई की जिसकी रोटेशनल और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, तो जो ऑब्जर्व न्यूक्लियस है जिसकी मैं लामर फ्रिक्वेंसी देख रही हूँ वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा टू दी नेबरिंग वाला न्यूक्लियाई जिसकी वाइब्रेशन रोटेशन फ्रिक्वेंसी जब मैच हुई तो वो खुद लो एनर्जी स्टेट में आ गया, रिलैक्स हो गया, और जो दूसरा वाला था उसका जो नेबरिंग वाला न्यूक्लियाई जिसकी वाइब्रेशन रोटेशन फ्रिक्वेंसी की मैं बात कर रही हूँ वो हाई एनर्जी स्टेट में चला गया। सॉलिड्स में जो T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है स्पिन लैटिस मतलब लैटिस अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की, वो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन वो हाई होता है सॉलिड्स में क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस वगैरह कम होती हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करने में। जो T2 रिलैक्सेशन टाइम होता है वो होता है स्पिन रिलैक्सेशन टाइम, उसमें अपनी 2 मॉलिक्यूल स्पिन कर रहे हैं ना, प्रोसेस कर रहे हैं, जब उनकी फ्रिक्वेंसी मैच होगी ना तो हाई एनर्जी वाला जो है ना वो लो एनर्जी में अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा और खुद रिलैक्स हो जाएगा, दूसरे को हाई एनर्जी में दे देगा। तो दैट इज़ योर T2 स्पिन रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज नोन एज योर ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्स कर गया, एनर्जी एमिट कर दी, हमने डिटेक्ट कर ली। नेक्स्ट है एडवांटेजेस NMR की, ये हो सकती हैं कि नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, ऑल स्टेट ऑफ मैटर हम इसमें एग्जामिन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एवरी सिंगल एटम हम देख सकते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस मेडिकल फील्ड में हम MRI यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें NMR के प्रिंसिपल के ऊपर वो बेस्ड होता है, एक्सटर्नल मैग्नेट्स होते हैं। अब जैसे जो हम हॉस्पिटल्स में जो ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो हम लगाते हैं 1.5 से 3 टेस्ला तक लगाते हैं, एनिमल्स के ऊपर 7 टेस्ला तक चलती है। तो जो हम एक्सटर्नल मैग्नेट वहाँ पे लगाएंगे उनके अब जो हमारी बॉडी के अंदर एटम्स प्रेजेंट है, बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, सब में हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। अब प्रोटॉन NMR कर सकते हैं, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दी, अब पहले तो वो रैंडमली ओरिएंटेड थे जो मैंने बताया, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, तो जब मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने दी तो वो उनके एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है, वो एनर्जी कैसे अपना या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में वो स्प्लिट हो गए। अब जब मैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करूँगी ना, फिर जहाँ पे रेजोनेंस आएगी वहाँ पे मुझे पीक मिलेगी, फिर MRI का मैं स्पेक्ट्रा देखूँगी, MRI सेंसर्स लगाए होते हैं बॉडी के बाहर तो वो डिटेक्ट किया जाते हैं, ठीक है। MRI में यही होता है और इमेज क्रिएट होती है। MRI जिसे हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। एक fMRI होती है, उसमें मतलब फंक्शनल MRI, उसमें क्या होता है हम ब्रेन की फंक्शनिंग देख सकते हैं, हमारे ब्रेन में कब सेरेब्रम में हमारा ब्लड फ्लो कब ज़्यादा है, उसकी वॉल्यूम कब ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन, अगर मैं कुछ चीज़ सोच रही हूँ ना तो मेरे ब्लड फ्लो मेरा ब्रेन में ज़्यादा है, ठीक है, न्यूरॉन्स मेरे एक्टिव है, उसमें ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन यूटिलाइज वो ज़्यादा कर रहा है। तो ये चीज़ जब हम डिटेक्ट करना होता है तो fMRI करते हैं, फंक्शनल MRI हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता रही थी कि यहाँ पे जब स्पेक्ट्रा जो है वो डी शील्ड होता है, मैंने केमिकल शिफ्ट में बताया कि डी शील्ड और अप फील्ड होता है। जब मेरा जो स्पेक्ट्रा है डाउन फील्ड जाता है और डी शील्ड होता है, तो अब वो डी शील्डेड है, मतलब बाहर की मैग्नेटिक फील्ड तो उसको फील हो रही है प्रोटॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स प्रेजेंट तो उन्होंने तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो वो न्यूक्लियस जो है वो डी शील्ड हो गया, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट है। इसका मतलब ये है कि मुझे और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी की, जिससे वो रेजोनेट करे। जब मैं बात करती हूँ अप फील्ड की, जब मेरे पास न्यूक्लियस जो है वो शील्डेड नहीं है, ठीक है, नहीं अब फील्ड में जो न्यूक्लियस है वो शील्डेड है, तो मुझे उतनी वो लेस फ्रिक्वेंसी से प्रोसेस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाहर की उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसको फील नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने उसको शील्ड कर दिया हुआ है। तो मुझे कम मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी बाहर से, या रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी होगी जिससे वो रेजोनेट करे, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना डी शील्ड की, तो उसमें जो मेरी एनर्जी डिफरेंस होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मुझे ज़्यादा बाहर से मैग्नेटिक फील्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे वो यहाँ से यहाँ जंप हो जाए, ठीक है, स्पिन फ्लिप कर जाए। जब मैं अप फील्ड की बात करूँगी तो ये चीज़ जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लेस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो रेजोनेट कर जाएगा और वो प्रोसेस कर रहा होगा लो फ्रिक्वेंसी के ऊपर, प्रिसिजन फ्रिक्वेंसी उसकी कम होगी, ठीक है। बस ये था, थैंक यू। So that was a really nice presentation, Parul. The way she projected herself with confidence is simply amazing, and I think you deserve an applause from my end. Superb girl, keep it up.
So with this, I would like to ask Rupa to demonstrate the experiment of NMR. So we are going to discuss the NMR instrumentation. So here we have a sample tube which is generally a fast tube which contains 0.4 ml of sample. इसके साथ हम लोगों ने एक coil इसके साथ attach कर रखी है. This coil and this coil is connected with the amplifier here. Here we have two magnets connected with it. एंड जनरली यहाँ पर दो मैग्नेट्स होते हैं, दो टाइप के मैग्नेट्स. एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट्स जो कि जिसके ऊपर माउंट किया होता है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को. अब वाई हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल इज़ यूज्ड हियर? सो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल क्या करता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी करवाता है एंड सेकेंडली उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है. वाई यूनिफॉर्म एंड वाई वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेयर. सो लेट्स सी हेयर. यहाँ पर मैंने सिर्फ मैग्नेट्स दिखा रखे हैं जो जनरली मैग्नेट्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी जो पावर है 54 किलो गॉस की है. एंड हेयर द कॉइल इज़ कनेक्टेड विद द एम्पलीफायर. लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंटेशन हेयर. यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगी, पास करवाएगी, जो कि पास होगी हमारी इस सैम्पल ट्यूब में. इस सैम्पल ट्यूब से जो ये कॉइल कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड जो कॉइल है वो आगे पास कर दी जाएगी एम्पलीफायर को जो उस रेडियो मैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई कर देगा. देन अब आ जाते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में ये है क्या क्या. देन टर्म बाय टर्म हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव सैम्पल होल्डर. हेयर वी हैव द सैम्पल होल्डर विच इज जनरली अ फास्ट ट्यूब which contain 0.4 milliliter of liquid sample. Second we have magnets. Why is magnet important here? So magnet यहाँ पर important इसलिए है क्योंकि ये इसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी, NMR की जो सिग्नल है उसकी क्वालिटी और एक्यूरेसी को डिटरमाइन करेगा. जितनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही अच्छी हमारी रेजोल्यूशन होगी, उतनी अच्छी हमारी क्वालिटी और एक्यूरेसी होगी. देन हमारे पास रेजोल्यूशन है कि ये इंक्रीज़ होगी विद इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पर मैग्नेट 3 टाइप के होते हैं: कन्वेंशनल, परमानेंट मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड्स. जो हमारे कन्वेंशनल मैग्नेट्स होते हैं उनकी पावर 30 to 60 मेगाहर्ट्ज़ की होती है. इतना वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा पाएंगे, फ्रीक्वेंसी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा पाएंगे. सेकंड परमानेंट मैग्नेट्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 to 100 मेगाहर्ट्ज़ की होती है. एंड सुपर कंडक्टिंग सोलेनॉइड जिसकी 470 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ होती है. सेकेंड यहाँ पर रिलेशनशिप है एक मैग्नेटिक फील्ड और लार्मर फ्रीक्वेंसी विच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, जिसका रिलेशन यहाँ पर लार्मर इक्वेशन से दिया गया है. हियर इट इज़. यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी है लार्मर फ्रीक्वेंसी. दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर गायरोमैग्नेटिक रेशियो ये हाइड्रोजन 1 एटम के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, जिसकी वैल्यू होती है 267.53 रेडियन पर टेस्ला. सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लार्मर फ्रीक्वेंसी हियर. यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि हाइड्रोजन 1 एटम के लिए जो हमारी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है 267.53 रेडियन पर टेस्ला. देन कैलकुलेट कर लेते हैं. सारी हम लोगों ने वैल्यू पुट की. यहाँ पर हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू पुट की 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू एंड देन बी नॉट हम लोगों ने लेट कर लिया 1.41 जो कि हम यूज़ कर भी रहे हैं यहाँ पर. एंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाती है 60 मेगाहर्ट्ज़ की. ठीक है, तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट, आगे क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं. देन आगे हमारे पास स्वीप जनरेटर. अच्छा, व्हाट इज स्वीप जनरेटर? तो स्वीप जनरेटर हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का सेट है कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को बहुत सारे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को यहाँ पर लगा रखा है. एज आई डिस्कस्ड कि यहाँ पर 2 मैग्नेट्स हैं. एक तो परमानेंट मैग्नेट्स जिसके ऊपर ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को रैप कर रखा है एंड सेकेंड जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. एक और बात आती है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है वो बहुत कम रेंज की मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो हम इसे यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? तो इसे यूज़ कर रहे हैं स्वीप जनरेटर के लिए. स्वीप जनरेटर क्या करेगा? हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी करवाएगा. सो ये काम था हमारा स्वीप जनरेटर का कि क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को अल्टर कराएगा, वेरी कराएगा. सेकेंड वी हैव रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर. अब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर क्या होता है? कुछ नहीं है, हमारा मैग्नेट है, कॉइल है जो कि परपेंडिकुलर है हमारे मैग्नेटिक फील्ड और रिसीवर कॉइल का. तो मान लेते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, रेडिएशन है सॉरी, जो कि हमें RF ट्रांसमीटर से मिल रही है. एंड दिस इज़ आवर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एंड ये हमारी रिसीवर कॉइल है. सो क्या होगा, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और रिसीवर कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
रिसीवर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के, ठीक है जी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉइल्स माउंटेड परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिसीवर कॉइल। देन नेक्स्ट यहाँ पर रिसीवर कॉइल एंड एम्पलीफायर, ठीक है। तो क्या है कि अब रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे तो दी, उसे कोई कलेक्ट भी तो करे, तो कौन कलेक्ट करेगा? हमारा रिसीवर कॉइल, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जनरली ये वेव गाइड या फिर एंटीना होती है, ठीक है। एंड ये रही हमारी वो कॉइल जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं रिसीवर कॉइल, एज अ रिसीवर कॉइल वो एक्ट कर रही है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं सेकंड लास्ट हमारा डिटेक्टर, जो हमें डिटेक्ट करके दिखाएगा हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको, लार्वर फ्रीक्वेंसी को, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। देखते हैं हो क्या रहा है यहाँ पर। रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कराएगी। यहाँ पर हमने मैग्नेट्स लगा रखे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएगी। देन हम लोगों ने स्वीप कॉइल लगा रखा है ये, जो कि क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएगा। एंड एज आई डिस्कस कि ये स्वीप कॉइल है क्या? कुछ नहीं है, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, स्वीप जनरेटर है क्या? हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का सेट है। देन उसके बाद रिसीवर कॉइल, दिस इज आवर रिसीवर कॉइल विच इज अटैच टू द एम्पलीफायर, जो कि फर्दर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफायर। देन वहाँ से हमारा डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा, सेकेंड उसे रिकॉर्डर में भेज दिया जाएगा जो हमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। देख लेते हुआ क्या यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कराई इस सैंपल में। अब इस सैंपल में क्या पड़े होंगे? प्रोटॉन्स पड़े होंगे। जनरली हम एनएमआर प्रोटॉन्स के लिए यूज़ करें कि प्रोटॉन्स की डायरेक्शन को, उसकी रेजोनेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस सैंपल में प्रोटॉन्स पड़े होंगे। देन उसके साथ हम लोगों ने मैग्नेट्स अटैच कर रखे हैं जो कि उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगी। अब जो प्रोटॉन होंगे उसकी खुद की कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, उसकी वजह से प्रिसाइज कर रही होगी अपने उस पर, ओरिएंटेट कर रही होगी, प्रिसाइज कर रही होगी। देन यहाँ पर जो मैग्नेट्स है ये जो मैग्नेट्स हैं वो क्या करेंगे? उस जो प्रिसाइज कर रहे हैं प्रोटॉन्स की जो प्रिसीजन है उसको क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? जिस टाइम पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच हो जाएगी इस प्रोटॉन की फ्रिक्वेंसी पर, तो क्या होगा? ये जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जब हम अपना रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर इसको कांस्टेंट कर दें। सेकेंड, हम अपनी मैग्नेट फील्ड इसको फिक्स कर दें, ठीक है। तो क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर इसको फिक्स कर देते हैं। होता क्या है कि अगर हम लोगों ने रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर इसको फिक्स कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराया, तो भी हमारा प्रोटॉन जो है वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेगा, ठीक है। एंड अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया और रेडियो ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी को वेरी कराया, तो भी हमारा जो प्रोटॉन है अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी जो ओरिएंटेशन है उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी यहाँ से ट्रांसमीटर से आई। देन उस सैंपल में रखे प्रोटॉन्स को उसने अफेक्ट किया एंड जो प्रोटॉन्स की ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा स्वीप जनरेटर क्या काम कर रहा है? यहाँ पर वही मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवा रहा है, ठीक है। सो देन उसके बाद वो जो हमारा सिग्नल है वो एम्पलीफाई होने के लिए, क्योंकि बहुत वीक होगा, तो एम्पलीफाई होने के लिए एम्पलीफायर में जाएगा और यहाँ पर जो एम्पलीफायर है उसे 10⁵ टाइम्स उसको सिग्नल को और एम्पलीफाई कर देगा। देन वहाँ से वो सिग्नल डिटेक्टर में जाएगा, डिटेक्ट होगा एंड देन वो हमारा लास्ट इस रिकॉर्डर में हमें जो NMR सिग्नल है उसे शो करवा देगा। सो दैट्स ऑल, दिस वॉज द वर्किंग ऑफ NMR इंस्ट्रूमेंटेशन। थैंक यू। So we are going today to learn about the NMR setup. So in this setup we have 3 units, Unit 1, Unit 2 and Unit 3. First of all, we will discuss about the Unit 1. In Unit 1, it consists of marginal radio frequency oscillator of range 16 kHz to 24 kHz with smooth variations. Second, we have Unit 2. In this unit, we have 2 neodymium magnets of high magnetic field with effective magnetic field of 5 kGauss measured at the center. And for the modulation of magnetic field with a low frequency magnetic field, a pair of Helmholtz coil, as we can see, this is a pair of Helmholtz coil
is mounted over a permanent magnet. This is our permanent magnet, which is a neodymium magnet, and a tank coil, this is tank coil of RF oscillator is mounted in the uniform magnetic field with the sample holder. This is our sample holder. And in our unit 3, now let us proceed to unit 3. In our unit 3, it consists mainly 3 things. First, our 4-digit frequency counter to display frequency of oscillation. Second, our phase button. This phase shifter can compensate the phase difference which is introduced in the amplification stage of the ordinary oscilloscope. And the third, current button. This is the variable current source for Helmholtz coil to vary the current. Okay. And last, we have DSO to see the resonance condition. So firstly, connect the coil tank, this is tank coil of unit 2 to unit 1 very gently. Then connect the red and black terminal of unit 2 to unit 3 of Helmholtz coil. Then connect unit 1 output signal to input frequency of terminal 3. This is our output signal of unit 1 and this is frequency of unit 3. Then next, connect Y output signal of unit 1 to Y channel of DSO. Then next, connect channel 1 of DSO to this unit 3. And next, okay, setup. Next, we have to keep all the buttons or keep all the switches to minimum position of phase and current, also frequency. It is variable, so we can't minimize it. Just minimize the phase and current button to 0 positions. Okay, so let's start. Keep all the buttons shut on of unit 1, unit 3, and let's see the output. Let me consider one thing. We have water, we just consider water, and we have so many samples here like Copper sulfate, water, glycerin and many more. So we have water here in the sample holder. One more thing, we are using XY mode, this is XY mode of DSO. Now just vary the current by increasing the frequency. This is frequency button, we can increase the frequency where it will increase the frequency of our sample to meet the resonance condition. Increase the frequency very gently. Increase the current. Increase until here we got the resonance condition. Here we have 2 peaks and we have to meet the 2 peaks or overlap these peaks to match the resonance condition. For matching this resonance, we will increase the phase or shift the phase difference. As I said,
what is the role of phase shifter? It can compensate the phase difference which is introduced in the amplification stage of ordinary oscilloscope. So, increase the phase to overlap these peaks. Here we got the peaks or overlapped peaks. One more thing I would like to add, that what is the role of Helmholtz coil here? Helmholtz coil are a pair of identical coils. These are our Helmholtz coil, which are pair of identical coils placed in such a way that they generate a uniform magnetic field in a region between them. In NMR spectroscopy, Helmholtz coils are used to produce a uniform controlled magnetic field, and they play several important roles. First, they creating a uniform magnetic field. Second, calibrating the magnetic field. Third, minimize field inhomogeneities. Shimming. Shimming refers to the process of adjusting the magnetic field to remove inhomogeneities and make the field as uniform as possible. One more thing, we have sweep generator in NMR spectroscopy setup, which is intrinsic in unit 1. So, what it role plays here? Frequency sweeper. The sweep generator is responsible for generating a time varying radio frequency signal that scans over a range of frequencies. In NMR, the resonance frequency of nuclei depends on the magnetic field strength and the type of nucleus. The sweep generator allows the continuous variation of radio frequency to excite different nuclear spin across the entire frequency range of interest. We have recorded the result, and we can see here two peaks are there. Two peaks in the spectrum represent the resonance of different nuclei in a sample, typically hydrogen or carbon. The position of the peaks or chemical shifts indicates the chemical environment of the nuclei, while the area under the peaks relates the number of nuclei contributing to each signal. Splitting patterns can reveal information about neighboring nuclei or coupling, helping to deduce the molecular structure. Next, we can see the result or our calculation. For copper sulfate, our G value, that is, we have the formula for G, for calculating G value, H, that is Planck's constant, nu, that is frequency, nuclear magneton, and B are magnetic field, which we have discussed earlier. So, put the value of resonance frequency here, mu, this is resonance frequency. As we had seen in our setup that the resonance frequency was 19.0 or approx 19. So, we put the value for copper sulfate of its resonance frequency, that is 19.0 megahertz. So, after putting all the values, we got the result or G value for copper sulfate, that came out to be 4.95. And similarly, we calculated for glycerin, Ferric chloride, and for water. As we can see that all the G values are similar. Why it is so? So, this is because we had calculated for the protons, and in NMR spectroscopy we are calculating only about the protons or the structure of molecular protons. Thank you. So that was all for today. I hope you enjoyed my video. So this was all about the nuclear magnetic resonance. See you in my next video. Thanks for watching. न्यूक्लियर जो स्पिन जो वो है जैसे सॉरी, रुक जाओ, कहाँ समझ नहीं आ रहा, पहले यहाँ की यहाँ, ठीक है. So today I have with me Parul. यार सिलेंडर आया है, ले लो फिर, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? इट्स ओन एक्सिस. हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को हम लोगों ने बस ये था. थैंक यू. मैम एक बार कट करना. और रिसीवर कॉइल. Okay. So that's what we call a confident and really passionate way of demonstrating presentation. CRO,
to see the resonance condition. It's a DSO. सॉरी बोल लूँगी बस, मैं बस इसकी बना लेना, ये पेन ये रहा।